नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए आपको यदि मैं कहूं कि वैसे तो मास फंडामेंटल क्वांटिटी है ना फंडामेंटल क्वांटिटी, बट F इक्वल टू m इंटू ए, सो m इक्वल टू क्या हो जाएगा F बाई ए हो जाएगा ना, m इज इक्वल टू F बाई ए हो जाएगा, बड़े आराम से हो जाएगा। तो मतलब यदि मास को आप किससे रिप्रेजेंट कर सकते हो, मास इज इक्वल टू न्यूटन अपॉन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया। तो न्यूटन अपॉन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब आपने मास को दो नई क्वांटिटीज के रिस्पेक्ट में प्रेजेंट कर दिया है। ऐसा ही अपन क्वेश्चन बना रहे हैं कि एक क्वांटिटी को अलग क्वांटिटीज के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन देख लीजिए। यस, क्वेश्चन है इफ फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम आर टेकन एज द फंडामेंटल क्वांटिटीज। अगर फोर्स, वेलोसिटी और टाइम फंडामेंटल क्वांटिटीज है, अब होता क्या है, मास, लेंथ और टाइम होती है फंडामेंटल क्वांटिटीज। सब लोग जानते हो आप लोग कि मास, लेंथ और टाइम फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है, बट हमने बोला नहीं, इनको एक कमरे में बंद करके बाहर से ताला लगा दो अभी थोड़ी देर के लिए। अभी हमने कहा है कि जो आपको फंडामेंटल क्वांटिटी लेनी है वो लेनी है फोर्स, दूसरा वेलोसिटी और क्या लेनी है, टाइम। फोर्स, वेलोसिटी और टाइम आपको फंडामेंटल क्वांटिटीज लेनी है और आपको बताना है डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मास। आप बताइए अगर फोर्स, वेलोसिटी और टाइम आपके पास फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, देन फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मास। तो आपको मास का डायमेंशनल फार्मूला फाइंड करना है और मास को इनके टर्म्स में भी लिखना है। एक काम और कि मास को इनके टर्म्स में लिखना है। देखो कैसे लिखूंगा, मैं समझा रहा हूं आपको। अब फंडामेंटल अपने पास ये है, फोर्स, वेलोसिटी और टाइम। मास नहीं अपने पास फंडामेंटल, ओके। तो देखिए आप सब लोग जानते हो, क्या जानते हो, फोर्स इक्वल्स टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, होता है कि नहीं होता है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो हमको तो मास चाहिए है तो हम मास को बचा लेंगे, तो फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन इक्वल टू व्हाट, मास। क्लियर होगा ना। तो यस, फोर्स को लेकर F लिख दो, एक्सेलरेशन इज व्हाट, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो एक्सेलरेशन की जगह वेलोसिटी और t सबसे नीचे रहेगा तो पलट के कहां जाएगा, ऊपर। तो ये आ गया हमारे पास मास का फॉर्मूला। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मास। तो व्हाट इज मास, मास इज इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। दिस इज योर फॉर्मूला ऑफ द मास, ठीक है ना। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मास। क्लियर है। अब इसका डायमेंशन फॉर्मूला बता रहा हूं मैं, क्योंकि फंडामेंटल आपने ये बना लिए हैं, पहले फंडामेंटल एमएलटी थे, तो जो आपके डायमेंशन फॉर्मूला बनते थे वो एमएलटी के टर्म्स में बनते रहे हैं, बट आपके फंडामेंटल कौन है, एफटीवी। तो आपके जो बनेंगे फॉर्मूले वो क्या बनेंगे, एफ की पावर 1, टी की पावर 1 और वी की पावर -1। समझ गए ना। कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करिएगा माइंड में बेटा, ये फंडामेंटल है अभी। तो जब ये फंडामेंटल है तो हम तो इन्हीं के टर्म्स में देंगे ना डायमेंशन फॉर्मूले, समझ गए ना। यस, तो इसको नोट करिए, ये हमारे हो गए फंडामेंटल्स। क्लियर हुआ, ओके। चलिए आ गया समझ में ना, ये हो जाएगा। अच्छा, एक और तरीका है अगर आपको ये पता करना है कि इसके टर्म्स में कैसे होंगे, एक और तरीका है हमारे पास। देखिए क्या मैं कह रहा हूं कि जो मास है वो तीन बातों पर डिपेंड कर रहा है, मास proportional to force, mass depend on force। ये एक मेथड होगा, दिस इज मेथड नंबर 1। ये जो मेथड नंबर 1 है आपने यहाँ पे देख लिया। इसमें कोई प्रॉब्लम बताओ निशा, कोई प्रॉब्लम, ये तो समझ में आ गया ना। यहाँ पर आपको डाउट हो सकता है सर आपने f को बदला क्यों नहीं, ये हो सकता है डाउट, सर आपने f को mlt की पावर -2 क्यों नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इस समय ये फंडामेंटल है। अब मास बेचारा डिपेंडेंट है। अब ये बन गए हैं ब्रह्मा विष्णु महेश अपने, जो mlt हुआ करते ना सबके मम्मी डैडी सारी फिजिकल क्वांटिटी के, अब बन चुके हैं मम्मी डैडी सारी फिजिकल क्वांटिटी, इसलिए हम इनको नहीं बदल सकते। यस आप क्या लोगे बेटा, अगर आपको मास के लिए बनाना है फॉर्मूला तो क्या लोगे बोलो। इंपल्स बना, इंपल्स से बनाना पड़ेगा तो ही आप बना लेंगे, बिल्कुल। चलिए इंपल्स की बात आपने करी तो देखिए इंपल्स का फॉर्मूला होता है, इंपल्स इक्वल्स टू होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम। यस और नो, इंपल्स इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम। अब देखो यहाँ पे ये है कि इंपल्स को आप कैसे रिप्लेस करोगे, इंपल्स को कैसे रिप्लेस करोगे, तो इंपल्स को रिप्लेस करने के लिए आपके पास क्या आएगा, इंपल्स के लिए आता है चेंज इन मोमेंटम को इंपल्स बोलते हैं, याद है, चेंज इन मोमेंटम को इंपल्स बोलते हैं। इंपल्स मोमेंटम थ्योरम में मैंने पढ़ाया था
impulse equal to change in momentum, yes or no? So now what is this? F into delta t या t, no problem, make it t. Okay, अभी भी मास नहीं है मेरे पास, अभी भी मेरे को मास लाना पड़ेगा. Now impulse change in momentum equal to what? m into delta v, क्योंकि डेल्टा तो किसी ना किसी को देना पड़ेगा, चेंज तो देना पड़ेगा ना किसी को. तो m डेल्टा v is equals to f into t, yes or no? So mass equal to हो गया f into t upon change in velocity, yes or no? f into mass into change in velocity. तो ये डायमेंशन फॉर्मूला बनाऊंगा मैं मास का, तो मास का डायमेंशन फॉर्मूला क्या बनेगा? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी f के प्लेस पे क्या आएगा? फोर्स, t के प्लेस पे क्या बेटा? t, और चेंज इन वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का चेंज तो वेलोसिटी ही आएगा ना. पहले आप जा रहे थे 2 मीटर पर सेकंड से, बाद में हो गया आप 4 मीटर पर सेकंड, तो चेंज होगा तो कितना आएगा? 2 मीटर पर सेकंड. तो वेलोसिटी माइनस वेलोसिटी होगा तो वेलोसिटी, तो ये वेलोसिटी है, मतलब नीचे आएगा v, मतलब ऊपर क्या बनेगा? v की पावर -1. सेम टू सेम आया कि नहीं आया? आ गया ना. तो आप कुछ भी बना सकते हो, नो इश्यू, नो वरी. क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब अपन इसका एक तीसरा मेथड देखते हैं. यदि आपको ये पसंद नहीं है तो आपको हम तीसरा मेथड भी बता देते हैं कि चलिए, आपने कहा सर मास को एक्सप्रेस करके दिखाओ फोर्स के टर्म्स में, टाइम के टर्म्स में, वेलोसिटी के टर्म्स में. तो वही मैंने डायमेंशनल होमोजेनिटी का फार्मूला लगाया कि मास 3 बातों पर डिपेंड कर रहा है. फोर्स पर, अब पता नहीं कितनी पावर से डिपेंड कर रहा है, 1 पावर, आधा पावर, 2 पावर, 10 पावर. तो मैंने क्या लगा दिया? a. मास प्रोपोर्शनल टू टाइम की पावर कितना? b. मास प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी की पावर कितना? c. ओके, सो नाउ m इज प्रोपोर्शनल टू f की पावर a, t की पावर b, v की पावर c. क्लियर ना? So mass equals to k times of f की पावर a, t की पावर b, v का पावर c. 3 मैंने ले लिए. मास इक्वल टू k टाइम्स ऑफ t का f का पावर a, t का पावर b, v का पावर c. अब आइए डायमेंशनल करते हैं, इनका फॉर्मूला लगाते हैं. तो डायमेंशन ऑफ मास शुड बी इक्वल टू दिस पार्ट डायमेंशन k, फोर्स का पावर a, t का पावर b, v का पावर c. दिस इज आवर मास्टर इक्वेशन. गिव इट इक्वेशन नंबर a. हमारा टारगेट क्या है? हमको abc मिल जाए तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा. बनेगा कि नहीं बनेगा? हमको abc चाहिए है. तो नाउ इक्वेट करिए. मास की डायमेंशन m का पावर 1 इक्वल टू k का कोई डायमेंशन नहीं होता है, f का मतलब होता है mlt की पावर -2 का पावर कितना? a. यस और नो? अब आपको यदि लग रहा है सर आपने अभी तो कहा कि ब्रेक नहीं करना, बट अब आपने ब्रेक क्यों कर लिया? क्योंकि हमारा टारगेट abc फाइंड करना है. हमारा टारगेट इनको रखना नहीं है, अब हमारा टारगेट abc फाइंड करना है. क्योंकि मास्टर इक्वेशन तो हम ऊपर बना चुके हैं, हमको abc की वैल्यू निकालना है ना. अब तो हम चाहे जो करें, हम जो भी काम कर रहे हैं फिजिक्स के रूल नहीं तोड़ रहे हैं. ठीक है. t फॉर टाइम, टाइम की पावर b, v का डायमेंशन फॉर्मूला lt की पावर -1 का होल पावर c. नाउ m की पावर 1, कंपेयर 1 by 1. यस जूही, फर्स्ट देखिए यहाँ पर m की पावर केवल इकलौती है, a पावर छोड़ दीजिए, कुछ नहीं करना, m का पावर a ले करके. नेक्स्ट देखिए लेंथ का पावर, l का पावर a तो है ही, यहाँ पर नहीं है बट यहाँ पर c भी है. बोलो यस. तो 2 पावर हो गए लेंथ के. यस और नो? लास्ट पावर देखिए l का पावर कितना है बेटा? सॉरी, t का पावर -2a, पूरा पावर लगा ना? -2a प्लस कितना? b, और माइनस कितना? c. -1 मतलब -c पावर हो गया. ओके, नाउ कंपेयर. a पावर किसके इक्वल? 1 के, कुछ है ना. तो सबसे पहला आया a = 1. अच्छी बात है, a की वैल्यू पता चल चुकी है. बोलिए यस. अब देखिए लेंथ की पावर यहाँ पर a + c है, बट यहाँ लेंथ तो है ही नहीं, मतलब कितना? 0. मतलब c = -a, c = -1. सेकेंड पार्ट c = -1. थर्ड है -2a + b - c. कुछ भी नहीं है टाइम के लिए, 0. नाउ a की वैल्यू पुट करो. -2 × 1 कितना हुआ? -2. बेटा इसकी वैल्यू
-2, a की वैल्यू कितनी है 1 -2 प्लस b की वैल्यू पता नहीं, c की वैल्यू -1 है तो माइनस ऑफ -1 कितना हो गया +1 इक्वल टू 0 -2 + 1 b -1 इक्वल टू 0 आंसर b इक्वल टू 1। फॉर्मूले के लिए तैयार, मास इक्वल टू इक्वेशन नंबर 1 से कांस्टेंट के फोर्स की पावर a कितना आया 1, t की पावर b कितना आया 1, t की पावर 1 एंड v की पावर c हाउ मच -1, v की पावर -1। कांस्टेंट k को आप गायब कर सकते हो, k की वैल्यू 1 या तो नहीं करना है, छोड़ दीजिए। दिस इज योर फॉर्मूला फॉर मास। ऑब्वियसली डायमेंशन विल बी f की पावर 1, t की पावर -1, v की पावर t की पावर 1 एंड v की पावर -1। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो तीन तरीकों से यहां पर आपने इस क्वेश्चन को देखा, ठीक है ना, ऐसे ही कर सकते हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, रफ कर दूं इसको, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g, प्लैंक कांस्टेंट h एंड द स्पीड ऑफ लाइट c आर टेकन एज द फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश अलग अलग हो गए हैं, पहले देखा था आपने फोर्स वगैरह थे, इस बार अलग अलग हो गए हैं। हमारे कौन कौन है ये देखिए, एक है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g, ये है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g, दूसरा है प्लैंक कांस्टेंट h एंड तीसरा है स्पीड ऑफ लाइट c, स्पीड ऑफ लाइट। तो यहां पर तो स्पीड ऑफ लाइट कह के आपको केवल कंफ्यूज करने की कोशिश की जा रही है। स्पीड यानी स्पीड, वो लाइट की हो चाहे किसी को हो, स्पीड यानी स्पीड मीटर पर सेकेंड, बट ये फंडामेंटल है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। आर टेकन एज द फंडामेंटल क्वांटिटीज, फाइंड द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ मास। चलिए, तो हमको मास का डायमेंशन फॉर्मूला चाहिए है। अब हमको मास का डायमेंशन फॉर्मूला चाहिए है कि मास का डायमेंशन फॉर्मूला इन तीनों की टर्म में बताइए। मतलब हमको मास को रिप्रेजेंट करना है इन तीन लोगों के टर्म में, g के टर्म में, h के टर्म में और c के टर्म में। इन तीनों के टर्म में हमको रिप्रेजेंट करना है। 1 सेकेंड, तो मतलब हम लिख सकते हैं मास इज प्रोपोर्शनल टू g की पावर समथिंग पावर, क्या ले लूं a। ग्रेविटेशन की डायमेंशन फार्मूला सर m-1 L3 और t-2 है। हाँ ऐसे ही लग रहा है, हाँ यही होना चाहिए। चलिए, और m इज प्रोपोर्शनल टू h का पावर b। व्हाट इज h? प्लैंक कांस्टेंट, ओके, एंड व्हाट इज m इज प्रोपोर्शनल टू c का पावर स्मॉल c। देखो कैपिटल C जो है वो लाइट की स्पीड है और स्मॉल c उसका पावर है, तो तीनों को यदि मर्ज करेंगे तो मैं क्या लिखूंगा, ओवरऑल मास इज प्रोपोर्शनल टू g का पावर a, h का पावर b एंड कैपिटल C का पावर स्मॉल c। So mass is proportion equal to constant times some constant g का पावर a, h का पावर b and capital C का पावर small c। ओके, अब हमको केवल a b c पर ध्यान देना है। This is our master equation, give it name a। ओके, अब हमको डायमेंशनली इसको करेक्ट कराने के लिए केवल हमको ध्यान देना है। तो डायमेंशन कांसेप्ट कहता है कि डायमेंशन ऑफ द लेफ्ट पार्ट इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ द राइट पार्ट। यस और नो? यस, ओके, यस, डायमेंशन ऑफ द लेफ्ट पार्ट इक्वल टू डायमेंशन ऑफ द राइट पार्ट। जो ही हियर ओनली मास एग्जिस्ट, तो मास की पावर m की पावर कितना 1, l की पावर कितना 0, t की पावर कितना 0, यस, k नथिंग, k इज द कांस्टेंट। 1 मिनट बेटा बस। अब g की डायमेंशन चाहिए है। अब g की डायमेंशन आपको कैसे मिलेगी, जिसके लिए आपको प्रीवियस नॉलेज होना चाहिए थोड़ा सा चैप्टर का। हाँ यस, f इक्वल टू होता है कैपिटल G m1 m2 अपॉन r का स्क्वायर। ये आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, समझ गए ना? इस बेसिक नॉलेज से आप इसकी डायमेंशन निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे, g को अकेला छोड़िए, बाकी सबको ले आइए, तो f ऊपर r स्क्वायर अपॉन नीचे कितना m1 m2 इज इक्वल टू कितना g। अब डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है g का। लुक जो हियर है ना, f मतलब फोर्स, m l t की पावर -2, याद है ना। r क्या होता है, दोनों प्लैनेट के बीच की दूरी, r ये होती है प्लैनेट के बीच
1 ये ऊपर जाएगा, l की पावर 3 एंड t का पावर -2, यही आया है निशा। m की पावर -1, l का पावर 3 एंड t का पावर -2 का होल पावर क्या a, क्योंकि g है। h इज प्लांक कांस्टेंट, कौन बताएगा h का फॉर्मूला? अच्छा देख लेते हैं h, ठीक है ना। h का फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला होता है एनर्जी इज इक्वल टू h इंटू फ्रीक्वेंसी, ये होता है बेटा फॉर्मूला। ये क्या कौन सा इक्वेशन है? आइंस्टाइन इक्वेशन, क्लास 12th में आएगा आपको, है। इसीलिए अगर टीचर आपको ये सब क्वेश्चन देते हैं तो टीचर का पहला काम है आपको ये सब चीजों से इंट्रोड्यूस करवाए, क्योंकि अब पहला चैप्टर है आपकी क्लास में। अगर प्लांक कांस्टेंट का क्वेश्चन दे दिया तो आप तो प्लांक कांस्टेंट का नाम ही पहली बार सुन रहे हो, तो जब तक मैं आपको प्लांक कांस्टेंट से इंट्रोड्यूस नहीं कराऊंगा, क्या निशा हुआ ना आपके साथ? ये प्लांक कांस्टेंट का क्वेश्चन दिया ना, पता ही नहीं था बच्चों को प्लांक कांस्टेंट? केमिस्ट्री में है, चलो तो पता है, फॉर्मूला पता है, इक्वल्स टू एच न्यू, ठीक है ना। तो इससे निकाल लो, फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो इक्वल्स टू एच न्यू, तो क्या आएगा बेटा? E इक्वल टू एच तो फाइंड करना है। न्यू का मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी मतलब 1 अपॉन टाइम पीरियड, जानते होंगे 9th क्लास में पढ़ोगे। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 अपॉन, तो T ऊपर उछलेगा, तो E इनटू टाइम पीरियड इक्वल टू कितना? H। सो सिंपल डायमेंशन फार्मूला ऑफ H इक्वल्स टू E का डायमेंशन फार्मूला एनर्जी mL2 T की पावर -2, वर्क इक्वल टू एनर्जी, आपको भूल गया तो देख लो, वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यस और नो। फोर्स की तो आपको याद ही है डायमेंशन, mL T की पावर -2 होती है फोर्स की, और डिस्टेंस क्या होता है बेटा? L, डिस्टेंस मीनिंग L क्या हो गया? mL2 T का पावर -2 और इनटू T यानी कि T का पावर एक और माइनस पावर और एक प्लस पावर, एक पावर कैंसिल हो जाएगा, mL2 T का पावर -1 पुट करिए, mL2 T का पावर -1 का होल पावर B, HB हो गया। लास्ट बचा C, C इज द स्पीड ऑफ लाइट मीटर पर सेकेंड, L T का पावर -1। कंफ्यूजन मत क्रिएट करिएगा, यहां पर V को ही C लिख दिया गया है, स्पीड मतलब स्पीड, है ना। तो क्लियर है बेटा? चलिए पावर कितना लगा दूं यहां पे? C, स्मॉल c। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। तो अगेन m की पावर 1, l की पावर 0, t की पावर 0 इक्वल टू m की पावर सजाता हुआ ये -1 इंटू a माइनस a 1 इंटू b यानी कि b, और c का कोई टर्म नहीं है। l की पावर रखिए 3 इंटू a 3a, 2 इंटू b प्लस 2b, प्लस का कितना? c। लास्ट t की पावर, t का पावर देखिए -2 इंटू a -2a माइनस b और माइनस c। ओके, 3 इक्वेशन आपके पास बन चुके हैं। अब इन 3 इक्वेशन को सॉल्व करना अपने आप में डिफिकल्ट बात है, आराम से सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि हम आधा से ज्यादा काम तो कर चुके हैं। अब केवल ABC चाहिए, इसलिए क्वेश्चन को खोने का रिस्क नहीं ले सकते हैं हम, इसलिए 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट है माइनस ऑफ a प्लस b शुड बी इक्वल टू 1। ओके, पहला इक्वेशन इसको दे दो आप, नंबर ABC तो हम उनको दे दिए थे, इसका 1 दे दो नाम, चलो कोई बात नहीं। 1 दे दिया, 3a, दूसरा है 3a प्लस 2b प्लस c इज इक्वल टू कितना? 0। इक्वेशन नंबर 2 मैं आपको सॉल्व करना सिखाऊंगा, डोंट वरी। और तीसरा इक्वेशन है बेटा, देखिए तीसरा इक्वेशन है -2a माइनस b माइनस c इक्वल टू कितना? 0। इक्वेशन नंबर 3। चलिए सेकंड और थर्ड को लड़ा दीजिए आपस में, सेकंड और थर्ड को, सेकंड एंड थर्ड को देखिए मैं क्या करता हूं। पहले लिखो 3a प्लस 2b प्लस c इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन है -2a माइनस b माइनस c इक्वल टू 0। बड़ा अच्छा मुहूर्त है, दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड कर दिए, c से c क्या हो गए? कैंसिल। 3a में से 2a गए, कितना बचा? 1a। 2b में से 1b गए, कितना बचा? 1b इक्वल टू कितना? 0। इनको निपटाने के लिए ये बैठा हुआ, देखो पहला इक्वेशन
अब इसके सामने लाके खड़ा कर दो पहला इक्वेशन। पहला इक्वेशन क्या बोल रहा है? a प्लस बी इक्वल टू कितना? 1। आ जाओ मैदान में। a से a क्या हो गया? कैंसिल। b प्लस बी इक्वल टू कितना? 2b। ऐड किया 1, पहली सफलता हाथ लगी। b इक्वल टू कितना? 1/2। यस और नो? b इज इक्वल टू 1/2। समझ में आया इतना? b इक्वल टू, थोड़ा सा यहाँ पर आपको अपनी इंटेलिजेंसी, प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाना पड़ेगा कि हम किसको किससे लड़ाएं। अब इस इक्वेशन को पकड़ लो, a प्लस बी इक्वल टू 0 आया तो ये भी है ना? 1/2 नहीं आया? अच्छा, a का वैल्यू चलो देख लेते हैं। अब अपने पास एक इक्वेशन देखो, ये था ना माइनस a प्लस बी, तो आते हैं यहाँ पे, तो माइनस ऑफ a प्लस बी इक्वल टू कितना आया है अपने पास? माइनस ऑफ a प्लस बी हमारे पास है 1, है कि नहीं है? है ना यहाँ से जो ही माइनस ऑफ a प्लस बी कितना था? 1 था ना? हाँ ये देखो पहला पार्ट है ना माइनस। यहां से देखो ये माइनस ऑफ a प्लस बी है, m की पावर किसके इक्वल? m की पावर के इक्वल। तो माइनस ऑफ a प्लस बी इक्वल टू 1। b की वैल्यू कितनी निकाल चुके हैं हम? 1/2। तो माइनस a प्लस 1/2 इक्वल टू 1। माइनस a इक्वल टू 1 माइनस 1/2। एक में से आधा गया, आधा, हाफ। 1 माइनस हाफ इक्वल टू हाफ। आंसर a इक्वल टू हाउ मच? माइनस 1/2। a मिल गया, b मिल गया, c निकालना तो बहुत आसान है। अच्छा, आप इस इक्वेशन को भी यूज कर लेते ना। देखो बच्चों, ये भी एक इक्वेशन था, a प्लस बी इक्वल टू 0। तो b की वैल्यू इधर ले जाते तो भी a आ जाता, माइनस 1/2। अब a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, जिससे मर्जी करे c की वैल्यू निकाल लो। मैं इक्वेशन थर्ड को पकड़ रहा हूं, देख रहे हो? मैं इक्वेशन थर्ड को पकड़ रहा हूं। इक्वेशन थर्ड से इक्वेशन नंबर थर्ड है, उसको पकड़ के लेके आओ। -2, a की वैल्यू तो हमारे जेब में है, -1/2। माइनस b, तो माइनस b की वैल्यू 1/2, माइनस c इक्वल टू 0। तो 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल। माइनस माइनस प्लस 1, माइनस 1/2 इधर जाएगा तो हो जाएगा कितना? c। 1 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इक्वल टू c। आप किसी भी मेथड से करेंगे c इक्वल टू 1/2 आना चाहिए आपका। आ गया c इक्वल टू 1/2। क्लियर नॉट क्लियर? अब हमको फॉर्मूला बनाना है फाइनली। इक्वेशन नंबर a को बुलाइए। मास्टर इक्वेशन कहां है? ये बैठा हुआ मास्टर इक्वेशन। सो मास इक्वल टू k इनटू फोर्स g की पावर a। हाउ मच? व्हाट इज g की पावर a कितना आया है? -1/2। h की पावर b, h की पावर 1/2, c की पावर c, c की पावर 1/2 is the answer. This is your physical relationship between mass and the followings, ये जो दिए गए हैं। Now इसमें रूट आ जाएगा hc/g। हाँ, इसको लिख सकते हो फॉर्मूले के हिसाब से। यदि आप इसको और अच्छा लिखना चाहते हैं तो जैसा बताया इन्होंने कि देखो यहाँ पर क्या है? h की पावर c की पावर है, ऊपर में 1/2 और g की पावर माइनस में है, जो यहाँ देखो g की पावर नेगेटिव में है, तो g को नीचे ले जाके लिख सकते हैं पावर 1/2। पावर 1/2 पूरे से कॉमन ले लो, और 1/2 का पावर का मतलब होता है स्क्वायर रूट। सो यू कैन राइट इट k टाइम्स ऑफ अंडर रूट hc/g। ओके, ये भी लिख सकते हैं। पर डायमेंशन फॉर्मूला निकालना था हमको, तो डायमेंशन फॉर्मूले की तो बात कर लीजिए। मास m कैपिटल इज इक्वल्स टू, यस, k का कुछ होता नहीं है, g यानी कि कैपिटल G की पावर 1/2 माइनस 1/2, स्मॉल h की पावर 1/2 एंड c की पावर 1/2 इज द डायमेंशनल फॉर्मूला। क्यों ऐसा है? क्योंकि इस बार हमारी फिजिकल क्वांटिटीज ये हैं। अब MLT नहीं है, MLT का तो यूज करके केवल हमने इनके पावर निकाल लिए, ठीक ना? अब आपके मन में यदि ये सवाल आ रहा है कि सर पिछले क्वेश्चन को आपने बहुत सरल तरीके से कर दिया, तुरंत कर दिया था, मास इनटू एक्सेलरेशन करके, इस क्वेश्चन को आपने क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? क्योंकि इतनी खतरनाक रिलेशनशिप ऑन टिप्स नहीं है मेरे पास। समझ गए ना? या तो आप फिजिक्स की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते होंगे, तब आपको फिजिक्स की सारी रिलेशनशिप
आती होंगी, और ये भी जरूरी नहीं है कि फिजिक्स की सारी रिलेशनशिप आप अपने कोर्स में इस्तेमाल कर रहे हो, कोई ऐसा जरूरी नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया, है ना? तो हर बात जरूरी नहीं है, इसलिए आप इस क्वेश्चन के लिए स्टैंडर्ड मेथड यही है, नोट करिए इसको। ओके है, ओके ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं अगला, आपको होमवर्क दे रहा हूं मैं, डायमेंशंस आपको निकाल करके लानी है, यदि नहीं बनता है तो आप मुझसे पूछेंगे। ओके, इट इज सो सिंपल। यंग मॉडुलस की डायमेंशन बता दो। ओके चलिए देखिए, यंग मॉडुलस, सबसे पहले यंग मॉडुलस के पहले जान लो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ओके, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का एक टाइप है यंग मॉडुलस, एक टाइप है। देखो, जब आप कोई, आपके पास कोई तार लटका हुआ है छत से, ये कोई तार लटका हुआ है, यहाँ पे एक रिजिड सपोर्ट है, रिजिड सपोर्ट मतलब दीवार है, उस पे ये तार लटकी हुई है, आप यहां पर इसको खींचते हो F फोर्स से खींचते हो, तार चाहती है कि F फोर्स लगाते हो, कहां पर लगाते हो? ये छोटा सा पार्ट दिख रहा है आपको बच्चों, ये छोटा सा पार्ट कह रहा था इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, ये मैं बना रहा हूं आपके सामने ऐसा। तो आपने इस छोटे से पार्ट पे फोर्स लगाया, समझ आया? तो आपने क्या किया? फोर्स अप्लाई किया, कहां पर अप्लाई किया? यूनिट एरिया पर, समझ गए? यूनिट एरिया पर आपने फोर्स अप्लाई किया, फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। क्या बोलते हैं बेटा? प्रेशर। समझ में आया? प्रेशर। जब आप यहां पर इसको खींचते हो तो ये तार उल्टी डायरेक्शन में, खुद से उल्टे डायरेक्शन में अपना एक रीस्टोरिंग फोर्स लगाती है इसी एरिया पर। दिस इज कॉल्ड रीस्टोरिंग फोर्स, Fr, रीस्टोरिंग। जैसे आपके मैं कान को खींचूंगा तो ऐसा नहीं कि आपका कान डिफॉर्म होकर के मेरे हाथ में आ जाएगा, फिर कभी सेट नहीं होगा। आपके कान को मैं खींचूंगा, वो वापस अपनी फेस पे चला जाएगा। समझ में आया ना? मतलब एक लिमिट होती है, एक लिमिट होती है, जब तक मैं खींचूंगा और आपका कान वापस आ जाएगा। दैट इज कॉल्ड लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। समझ गए ना? कोई भी चीज है, आप किसी भी चीज को खींचते हो तो वो एक कंडीशन तक वापस आ जाता है। जैसे आप लोहे की तार को खींचते हो, आपको लगता नहीं है कि लोहे की तार खींच नहीं रही है, बट क्या होता है? आप खींचते हो उतना ही रिस्टोरिंग फोर्स वो वापस लगा देती है। बट एक ग्लास से लेके खींचोगे खींचोगे खींचोगे, एक कंडीशन आएगी कि तार बिल्कुल फ्लो होना शुरू हो जाएगा, लोहे का तार। देखो ना, जैसे चिंगम को कभी आपने खींचा होगा, चिंगम खींचने के बाद एक कंडीशन आती है, अपने आप फ्लो होने शुरू हो जाता है, धागे जैसा ट्रीट करने लगता है। समझ में आया ना? मतलब वहां पर उसकी इलास्टिक लिमिट टूट गई, आपने लक्ष्मण रेखा क्रॉस कर दी, समझ गए ना? आपने उसकी इलास्टिक लिमिट को भंग कर दिया, बर्बाद कर दिया उसकी लिमिट को, तब वहां पर वो फ्लो होना शुरू हो जाता है। तो आप जब खींचते हो, तो जैसे मैं इस पेन को खींच रहा हूं, तो ऐसा मत समझना कि बस ये मैं ही बस खींच रहा हूं, ये उल्टे डायरेक्शन में इसका जो मटेरियल है खुद के लिए फोर्स लगाता है कि मैं अपने आप को सेट कर सकूं। जैसे कान को इधर दबाया, वापस आ गया ना, तो इसने रीस्टोर किया अपने आप को। रीस्टोर करने के लिए जो फोर्स लगाता है दैट इज कॉल्ड रीस्टोरिंग फोर्स। समझ में आया? तो रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। हमने क्या लगाया? हमने लगाया फोर्स पर यूनिट एरिया, दिस इज कॉल्ड हमने। हमने में कौन सा फोर्स आता है? एक्सटर्नल फोर्स। सो दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट एरिया। मटेरियल ने क्या लगाया? मटेरियल ने लगाया रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। दिस रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज गिवन स्पेशल नेम, इज कॉल्ड स्ट्रेस। क्या कहलाता है? स्ट्रेस। स्ट्रेस आपने सुना स्ट्रेस का नाम? अरे बहुत स्ट्रेस है लाइफ में यार, बहुत ज्यादा है। निशा के पास तो बहुत स्ट्रेस है, ठीक ना? निशा, स्ट्रेस कहां होता है? अंदर होता है या बाहर होता है? अंदर होता है ना स्ट्रेस। तो देख लो, ऐसे याद रहेगा, स्ट्रेस हमेशा अंदरूनी होता है। समझ गए ना? स्ट्रेस हमेशा अंदर होता है। अरे ये भी होमवर्क, वो भी होमवर्क, कितना स्ट्रेस लेके काम कर रहे हैं बच्चे आजकल के, है ना? सो स्ट्रेस कैसा है? अंदरूनी फोर्स है। या बाहर वाले फोर्स से लड़ाई कर सकते हैं अपन, अंदर वाले फोर्स से कैसे लड़ाई करें? ये तो इंटरनल प्रोसेस है। क्लियर हुआ ना? तो स्ट्रेस, दिस इज कॉल्ड स्ट्रेस। अब आपने ये एक्सटर्नल फोर्स लगाया, साथ साथ में स्ट्रेस हुई। स्ट्रेस की वजह से इस
एक्सटर्नल फोर्स की वजह से हल्का सा ये तार खिंच गई, जैसे आप रबर को खींचते हो तो वो थोड़ा सा खिंच करके आ जाता है, ये सब नो। इसकी एक्चुअल लेंथ कितनी थी बेटा? L, बोलो यस। खींच करके इसकी लेंथ कितनी बढ़ गई? थोड़ी सी, डेल्टा L, बोलो यस और नो। समझ में आया कि नहीं आया? डेल्टा L, व्हाट इज डेल्टा L? चेंज इन लेंथ। व्हाट इज डेल्टा L? चेंज इन लेंथ। समझ में आया कि नहीं आया? डेल्टा L इज चेंज इन लेंथ। तो ये बताओ, जितना स्ट्रेस लगाओगे चेंज इन लेंथ उतनी ज्यादा होगी कि कम होगी? ज्यादा होगी। स्ट्रेस जितना ज्यादा डेवलप होगा, क्योंकि स्ट्रेस क्यों डेवलप होगा? क्योंकि आप बाहर, आप पर फोर्स ज्यादा रहेगा, सर ज्यादा होमवर्क देंगे तो आपके अंदर स्ट्रेस ज्यादा होगा, और जितना स्ट्रेस होगा आपके बिहेवियर में उतना चेंज आएगा ना। सेम थिंग हियर, कि आपने जितना एक्सटर्नल फोर्स लगाया उतना स्ट्रेस हुआ, और जितना स्ट्रेस हुआ उतना ये चेंज इन लेंथ हुआ। ये सब नो। एक और क्वांटिटी में इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, चेंज इन लेंथ अपॉन एक्चुअल लेंथ। चेंज इन लेंथ अपॉन एक्चुअल लेंथ। यदि इसके मैं यूनिट की बात करूं तो इसका आंसर है नो यूनिट, बिकॉज़ चेंज इन लेंथ इज इन मीटर, लेंथ इज आल्सो इन मीटर, मीटर अपॉन मीटर कैंसिल। दिस क्वांटिटी इज कॉल्ड स्ट्रेन। क्या कहलाता है? स्ट्रेन। समझ में आया? तो सीधी सीधी बात बताओ, स्ट्रेस बढ़ाऊंगा तो स्ट्रेन बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। मतलब आपने खुद कह दिया कि सर स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। यस और नो? स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। दिस लॉ इज कॉल्ड हुक्स लॉ। कौन सा लॉ? हुक्स लॉ। ओके, ये लॉ जो कहलाता है ये कहलाता है हुक्स लॉ, हुक्स का नियम। ओके, स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। कभी इसके बारे में मटेरियल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तब बताएंगे बहुत ज्यादा, अभी ज्यादा बातें नहीं कर रहे हैं। स्ट्रेस जो होता है स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होता है। ओके, अब देखिए प्रोपोर्शनलिटी गायब करिए बेटा, यहां ध्यान दीजिए प्लीज। स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, तो स्ट्रेस इज इक्वल टू सम कांस्टेंट नेम K इनटू स्ट्रेन। K इज द कांस्टेंट कॉल्ड, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। समझ गए ना? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है ना, इसको बोलते हैं अपन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। समझ गए ना? ये इलास्टिसिटी के डिफरेंट मॉडुलस होता है, तो फिलहाल बात करेंगे K इज व्हाट? K इज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। K इज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ओके, K इज ए कांस्टेंट, इट्स नेम इज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्लियर ना? K is constant called modulus of elasticity. Yes बेटा? Fr is the restoring force. Restoring force. स्ट्रेस में restoring force काम करता है, और एक्सटर्नल मतलब हमने, और ये अंदरूनी स्ट्रेस, restoring force, खुद के अंदर खिंचाव महसूस हो रहा है। क्लियर बेटा? So K is the stress upon strain. This is called modulus of elasticity. अब इसी के कई नाम हो जाते हैं, सबके डायमेंशन फॉर्मूले एक ही आएंगे। हाँ, इसी का टाइप है। अब मैं बता रहा हूँ, देखो ये जो K है बेटा, स्ट्रेस आपने दिया, बोलो हाँ। अब समझना, एक कान से बता रहा हूँ, कान से, ये कान है। अब कान को आपने लेंथ वाइज खींचा। कैसे खींचा? लेंथ वाइज। तो यहां पर काम करेगा यंग मॉडुलस। क्या काम करेगा? यंग मॉडुलस। आपने कान को पकड़ के वॉल्यूमेट्रिक, अभी आपने टेंजेंशियल खींचा है तो यंग मॉडुलस काम करेगा। आपने कान को पकड़ के दबा दिया तो काम करेगा बल्क मॉडुलस। क्या काम करेगा? बल्क मॉडुलस। समझ में आया ना? स्ट्रेस के तरीके हैं। आपने कोई रस्सी ले ली, उसको ऐसे खींचा तो आपने लेंथ में इंक्रीमेंट किया, बट आपने रस्सी को पकड़ के से दोनों हाथ से, वो स्माइली बॉल आती है ना, स्माइली बॉल को एक होता है ऐसे पकड़ के कान जैसे खींच दो, तो वहां पर क्या काम करेगा? यंग मॉडुलस। स्माइली बॉल को पकड़ के दोनों हाथों से दबा दो, क्या काम करेगा? बल्क मॉडुलस। स्माइली बॉल को ऐसे रखो सामने नीचे से और चपेट दो। चपेटना, हाथ की स्किन चपेट जाती है आगे की तरफ, देखा होगा आपने, है ना? बुरा लगता है कभी कोई बच्चा आगे आ गया और ऊपर से हाथ रख करके चला गया, थोड़े जल्दी से ऐसा हो जाता है, छोटे बच्चे अक्सर करते हैं, ऊपर चढ़ बैठते हैं, है ना? सो दैट इज कॉल्ड shear modulus. कौन सा मॉडुलस? आप रबर को रखो, रबर आता है ना, रबर, इरेजर को रखो, इरेजर के ऊपर एक सरफेस दूसरे सरफेस के ऊपर आगे चली जाती है, नीचे वाली
चपेट लग गई, बोलते हैं ना, तो वहां पर क्या होता है, एक सरफेस दूसरे के ऊपर सरक जाती है, तो वो भी एक प्रकार का क्या है, स्ट्रेस है, तो दैट इज कॉल्ड शेयर मॉडुलस। तो तीन प्रकार के मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हुआ करते हैं, के तीन रूप हुआ करते हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड यंग मॉडुलस। अभी बता रहा हूं, सब बता रहा हूं। यंग मॉडुलस समझ में आया ना, यंग मॉडुलस। दूसरा होता है कौन सा, बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस। और तीसरा जो होता है वो क्या होता है, शेयर मॉडुलस। समझ गए, तीन तरीके के मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होते हैं, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, शेयर मॉडुलस। है तो तीनों के, भैया ये भी के है, ये भी के है, ये भी के है, बट यहां पर यंग मॉडुलस का नाम हो जाता है वाई। क्या नाम हो जाता है, वाई, यंग मॉडुलस। यहां पर के का नाम वाई हो जाता है इस सिचुएशन में। यहां पर के का नाम क्या हो जाता है बच्चों, बीटा। यहां पर के का नाम हो जाता है बीटा। समझ में आया। और शेयर मॉडुलस में के का नाम हो जाता है नीटा। शेयर मॉडुलस में के का नाम हो जाता है नीटा। पर तीनों एक ही बात है, तीनों के ही स्वरूप हैं, बट फोर्स लगाने का तरीका अलग अलग है। कभी कान को सीधे खींचा, कभी कान को दबा दिया, और कभी कान को घुमा दिया। सीधे खींचा, दबा दिया, घुमा दिया। कान इसका बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है ना, आ रहा समझ में। अब तीनों की डायमेंशन देख लो सेम टू सेम, क्योंकि के है, के क्या है अभी पढ़ाया, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। समझ में आया। व्हाट इज स्ट्रेस, स्ट्रेस इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया। व्हाट इज स्ट्रेन, लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। जूही डॉट राइट, लुक हियर ओनली। व्हाट इज स्ट्रेस, फोर्स अपॉन एरिया। व्हाट इज स्ट्रेन, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो इसकी तो कोई डायमेंशन जनरेट ही नहीं होगी, क्योंकि नीचे की एल, यहां की भी एल से एल कैंसिल, केवल इसकी डायमेंशन बनेगी। तो व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स, एम एल टी की पावर माइनस 2 अपॉन एल की पावर 2, एरिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ, एल का स्क्वायर। आंसर m की पावर 1 l की पावर -1 t का पावर -2 इज द डायमेंशन, इज द कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। कोई भी आ जाए, आंसर यही है। यंग मॉडुलस का क्या आएगा, m की पावर 1 l की पावर -1 t की पावर -2, m की पावर 1 l की पावर -1 t की पावर -2, m की पावर 1 l की पावर 1 t की पावर -2। समझ में आ गया ना। अब आपको कोई भी कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी बोल दे, यही लिखना है आपको। ओके डन। सो बेसिक फार्मूला, स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। विस्कोसिटी अलग है, विस्कोसिटी निकलेगी उससे जो उस दिन पाया 6 पाई मीटर रोवी से, है ना, स्टोक्स लॉ से निकलती है विस्कोसिटी 6 पाई मीटर रोवी। अभी स्टोक्स लॉ आएगा जब मैं आपको फ्लूइड पढ़ाऊंगा। अभी मैं क्वेश्चन दे रहा था, वो क्वेश्चन नोट करेंगे आप। ओके, क्वेश्चन इज, आपको बताना है कि डायमेंशंस क्या होंगी डिफरेंट डिफरेंट कोफिशिएंट्स की। आपके सामने डिफरेंट डिफरेंट कांस्टेंट हैं, उनकी डायमेंशंस क्या होंगी वो आपको बतानी है। राइट द क्वेश्चन, v इक्वल्स टू वेलोसिटी इक्वल्स टू a प्लस b अंडर रूट t। होगा क्वेश्चन, a प्लस b अंडर रूट t प्लस c t स्क्वायर प्लस d अपॉन e प्लस t का स्क्वायर। ओके, सो फाइंड द डायमेंशन ऑफ, जो बोला गया है यहाँ पर उसकी डायमेंशन फाइंड करिए। a b c d e की डायमेंशन, a b c d e की डायमेंशन। a की डायमेंशन तो साफ दिख रही है, l t की पावर -1, और यहाँ पर e की डायमेंशन बताओ जल्दी से क्या होगा निशा, t का पावर 2, t की पावर 2, क्योंकि सेम क्वांटिटी ऐड होती है तो कुछ चीज तो डायरेक्ट दिख रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क, f इक्वल टू गिवन a अंडर रूट t प्लस b t क्यूब प्लस c अपॉन d प्लस अंडर रूट t प्लस e। बताइए डायमेंशंस क्या होंगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। A
फाइंड द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर टाइम t। सर थर्ड में क्या करना है? टाइम t सेम टू सेम, थर्ड में लेंथ के लिए डायमेंशन फॉर्मूला और फोर्थ में टाइम के लिए, फोर्थ में टाइम के लिए डायमेंशन फॉर्मूला। ओके, so this is complete unit and dimension practice. Tomorrow we will study, tomorrow we will go for the practice of error and approximation. कल हम पूरा एरर फिनिश करेंगे, कल हमको एरर करना है ना? तो थोड़ी सी एरर आप पढ़ के आइएगा, कल हम एरर के काफी सारे क्वेश्चंस कराएंगे। This is very good collections of question, कल हम करेंगे एरर के क्वेश्चन। थैंक यू।